All for this class we are discussing dynamic assessment of inferior vena cava. We will cover physiology to the clinical impact, है ना। अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इसका आईवीसी देख लो, तो क्या देख लो, मतलब दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू क्या रहेगा कि फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन, वी विल सेट द स्टेज विथ इम्पोर्टेंस ऑफ आईवीसी अल्ट्रासोनोग्राफी कि भाई करना क्यों है। दूसरा कि एक्सप्लोर द वॉल्यूम स्टेटस एंड अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मिंग। फिर आएगा कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है। वी विल एक्सप्लेन द प्रेशर डायनेमिक्स, कार्डियक इफेक्ट्स, एनाटॉमिकल वेरिएशंस। देन वी विल लुक एट सम क्लिनिकल एविडेंस कि क्या ट्रायल्स पब्लिश हुए हैं, क्या है उसका। देन वी विल discuss some practical challenges, technical challenges and clinical decision frameworks, and then we will conclude and we will make a nuanced evidence based approach to IVC ultrasounds. In the end we will see some examples also, so उसमें भी you can comment and you can think कि भाई क्या है, you that will give you a clearer idea. ठीक है, so first of all वॉल्यूम स्टेटस असेसमेंट। तो अपने को पता ही है कि वॉल्यूम स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम स्टेटस का क्या मतलब है कि भाई सब क्वेश्चंस का मेन क्वेश्चन यही है कि वेदर दिस पेशेंट विल, क्या बज रहा है, ठीक है। सो ऑल क्वेश्चंस कम टू दिस कि फ्लूइड देने से इस पेशेंट का कार्डियक आउटपुट इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा, है ना। वॉल्यूम स्टेटस असेसमेंट का भी फंडा यही है कि आप ये जानना चाहते हो कि ये पेशेंट का कार्डियक आउटपुट कैसे इम्प्रूव करूँ। कार्डियक आउटपुट इम्प्रूव करने का क्वेश्चन ही क्यों आता है इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज आपको लगता है कि इसका यूरिन आउटपुट कम हो गया, किसी का बीपी फॉल हो गया, किसी का मेंटेशन फॉल हो गया। तो दीज आर द मेन रीजंस फॉर विच यू थिंक कि वेदर इसको मैं फ्लूइड दूँ कि नहीं दूँ, है ना। उसका बेसिक फंडा ये है कि एक फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व होता है। कर्व ऐसे पहले ऊपर जाता है और फिर प्लेटो हो जाता है। तो जो फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व में जो ऊपर चढ़ने वाले पार्ट पे अगर पेशेंट का हार्ट है तो देन गिविंग फ्लूइड विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर वो फ्लैट वाले पार्ट पे है तो गिविंग फ्लूइड विल नॉट लीड टू इम्प्रूवमेंट इन कार्डियक आउटपुट। तो वही देखने के लिए हम अलग अलग पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। कैपिलरी रिफिल टाइम यूज़ कर सकते हो आप, एकदम क्लिनिकली सोचे तो पेरिफेरल टेम्परेचर कोल्ड है वार्म है ये देख सकते हो, जेवीपी देख सकते हो, सीवीपी देख सकते हो। सीवीपी देखने के बाद फिर होता है कि भाई सीवीपी में वेरिएबिलिटी कितना है वो देख सकते हो, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, और वीटीआई, एलवीओटी वीटीआई, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक का वीटीआई कितना है, वेलोसिटी टाइम इंटीग्रल, कि वो एओर्टिक रूट पे ही कितने स्पीड से जा रहा है और फ्लूइड देने से वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। दैट इज़ वेरी रिलायबल इंडिकेटर, पर वो सब लोग कर नहीं पाते, मशीन की सेंसिटिविटी नहीं होती, सो इसलिए वो प्रैक्टिकली मुश्किल है। सीवीपी के क्या ड्रॉबैक्स है, सीवीपी के लिए टू रिलाई ऑन सीवीपी यू नीड टू हैव सम एजम्पशंस इन प्लेस। पहला एजम्पशन होता है कि हार्ट के जो वाल्व्स आते हैं, आप देखना चाहते हो एलवी का आउटपुट, आप देख रहे हो आरए से भी ऊपर, आप एसवीसी में आपका कैथेटर है एट द जंक्शन ऑफ एसवीसी एंड आरए, सो यू आर मॉनिटरिंग प्रेशर एट एसवीसी एंड यू वांट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोनों के बीच में क्या क्या आया, आरए आया, ट्राइकस्पिड वाल्व आया, आरवी आया, पल्मोनरी आर्टरी आई, फिर उसके ब्रांचेस होके कैपिलरी होके पल्मोनरी वेन हुई, फिर वो खुल के एलए में गई, है ना। तो पल्मोनरी वाल्व आया, ट्राइकस्पिड वाल्व आया, आरए आया, पल्मोनरी वास्कुलेचर आया, माइट्रल वाल्व आया, एलए आया, माइट्रल वाल्व आया और फिर एलवी आया। तो ये सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग हैज़ टू बी नॉर्मल। तो आप बोलोगे कि इस सीवीपी पे मैं फ्लूइड दूँ या नहीं दूँ। आईसीयू पेशेंट में ये सब कुछ में से कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल होता ही है। माइट्रल स्टेनोसिस हो गया, माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गया, एलवी की कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी हो गई, उसका कॉम्प्लायंस कम है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एलए डायलेटेड है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी वाल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स है विच वी एनकाउंटर लेस ऑफन, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही है, आरवी डिस्फंक्शन है, आरवी डायलेटेड है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन है। ऑल दीज फैक्टर्स विल गिव यू फॉल्स नंबर ऑफ सीवीपी, तो उसको हम रिलाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, तो सीवीपी का ही विजुअल फॉर्म है आईवीसी।
जिसमें आप इन्फीरियर वीना केवा देखते हो, तो ऑल द फैलेसीज रिलेटेड टू सीवीपी कैन बी, बोल सकते हो आप कि ये सब फैलेसीज आईवीसी में भी है। सो द नेक्स्ट स्टेप, सो आईवीसी का डायमीटर, जैसे किसी ने एक अपने यहाँ पे डॉक्टर है वो देखते हैं और बताते हैं कि भाई आईवीसी 1.2 है या आईवीसी 1.9 है, सो दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि सीवीपी 8 है या सीवीपी 12 है। तो दैट सिंगल नंबर इज लेस यूजफुल। सिंगल नंबर का एब्सोल्यूट यूज क्या है कि अगर सीवीपी 8 से कम है तो दैट पेशेंट इज डेफिनेटली फ्लूइड रिस्पॉन्सिव, क्योंकि सीवीपी फॉल्स लो होने का मुझे कोई इंडिकेशन नहीं पता। अगर सीवीपी 8 to 12 है तो दैट पेशेंट मे बी फ्लूइड रिस्पॉन्सिव और मे नॉट बी फ्लूइड रिस्पॉन्सिव। अगर सीवीपी 12 से ज़्यादा है तो दैट पेशेंट मे और मे नॉट बी इन फ्लूइड ओवरलोड बिकॉज ऑफ द अदर 4-5 फैक्टर्स दैट आई टोल्ड। CVP can be falsely high, CVP can be falsely normal, but CVP cannot be falsely low. Similarly, अगर IVC का डायमीटर आपका कम है, 15 mm से कम है, तो that patient is very very likely to respond to fluid. ठीक है, अगर IVC का डायमीटर ज़्यादा है तो that patient may or may not be in overload. ज़्यादा है तो ओवरलोड ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन ये है कि वी असेस द डायनामिक पैरामीटर्स, कि कोलैप्सिबिलिटी या वेरिएबिलिटी इंडेक्स, दैट विल गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो हाइपोवोलेमिया रिड्यूसेस टिश्यू परफ्यूजन, फ्लूइड ओवरलोड कॉजेस ऑर्गन कंजेशन, बोथ आर नॉट गुड फॉर अस। प्रॉपर वॉल्यूम असेसमेंट गाइड्स ट्रीटमेंट एंड ऑफर्स प्रोग्नोस्टिक वैल्यू। तो आप जो सीवीपी देखते हो वो क्या है? राइट एट्रियल प्रेशर के इक्विवेलेंट है। नॉर्मल सीवीपी इज हाउ मच? 8 to 12। नॉर्मल सीवीपी इज 0 to 5, है ना? नॉर्मल सीवीपी इज 0 to 5। आपका 12 मेंटेन करते हैं। मेरी बात तो सुनो। नॉर्मल सीवीपी इज 0 to 5। नॉर्मल पर्सन को अगर सेंट्रल लाइन डालेंगे तो उसका सीवीपी 0 to 5 होना चाहिए विथ नॉर्मल हार्ट एंड एवरीथिंग। नॉर्मल आईवीसी इज व्हाट? It is collapsed. No, because normal heart is fluid responsive. 8 to 12 का जो नंबर है वो अर्ली गोल डायरेक्टेड थेरापी के उसमें से आया था। That is in the context of shock. If your patient is in shock, you maintain the CVP between 8 to 12 कि नॉर्मल है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड दो पर ओवरलोड मत होने दो। इसलिए 12 के ऊपर मत जाने दो, पर 8 के ऊपर तो ले आओ कि उसको आपने भर दिया वॉल्यूम स्टेटस को। सो दैट इज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉक। आप सब लोगों का अभी आईवीसी या सीवीपी देखेंगे तो वो 0 to 5 सीवीपी आएगा और कोलैप्स्ड आईवीसी आएगा। उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको फ्लूइड देने लगूँ, आप शॉक में नहीं हो, बट इट इज़ नॉर्मल। योर हार्ट इज़ नॉर्मल, योर हार्ट का कॉम्प्लायंस इज़ नॉर्मल। तो नॉर्मल कॉम्प्लायंस वाले हार्ट को फ्लूइड दिया तो कार्डियक आउटपुट इंप्रूव होगा ही, वो दैट इज़ अ फिजियोलॉजी, है ना? तो नॉर्मल सीवीपी इज़ लो, इट इज़ नॉट 8 to 12, दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, व्हेन नो वीना कावा ऑब्स्ट्रक्शन एग्जिस्ट, सीवीपी एंड आरएपी आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। कि आरएपी के ऊपर ही सुपीरियर वीना केवा जाती है, राइट एट्रियम के ऊपर, तो वो दोनों सेम ही है। वाइल सेंट्रल वीनस कैथेटर ट्रेडिशनली मॉनिटर सीवीपी, दे रिस्क इन्फेक्शन एंड थ्रोम्बोसिस। किसी का भी आपको ऐसे उठ के सीवीपी नहीं मेजर कर सकते, दे हैव टू हैव सेंट्रल लाइन, और फिर उसमें सीवीपी ट्रांसड्यूसर लगा के करना पड़ेगा। वो ऐसे मैनोमीटर से भी नहीं करते हम, और इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा, इंडेफिनेटली तो नहीं रख सकते। पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड, मतलब कि ये जो आईवीसी, इट इज़ नॉन इन्वेजिव, इट कैन बी डन रिपीटेडली, इट डज नॉट रिक्वायर ये कुछ पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इन्फेक्शन का वो नहीं है, है ना? तो इट इज़ अ गुड अल्टरनेटिव। ठीक है, अभी देखो, तो इट इज़ अ वाइडली अवेलेबल, लो कॉस्ट, ईजी टू यूज़, बट इट रिक्वायर्स नॉलेज। तो थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए आपको हैंड्स ऑन की, और थोड़ा थियोरी का नॉलेज चाहिए तो आप मुझे बताओ कि सीवीपी इतना है, तो मुझे पहले तो आपका असेसमेंट चाहिए कि आपको आता है कि नहीं, या क्या आता है, एंड देन आई रिलाई ऑन योर असेसमेंट। इसलिए हम ये क्लास कर रहे हैं कि वी ऑल थिंक द सेम। ठीक है, सो व्हाट इज़ द फिजियोलॉजिकल assumption while we check IVC? So IVC is the largest venous structure, thin-walled, valveless retroperitoneal vessel which returns the blood from lower body to the right atrium. We all know that. It contains significant portion of circulatory volume and its size varies with volume status, है ना? कि IVC छोटा है तो वॉल्यूम स्टेटस हाइपोवॉल्यूमिक की तरफ है,
आईवीसी बड़ा है तो वो हाइपरवॉलेमिक की, दैट इज द जनरल एजम्पशन. It is a marker of hypovolemia. Diameter less than 9 mm indicates significant hypovolemia in trauma patient. जैसे हम बोल रहे थे कि CVP 8 से कम है in the context of shock, तो we give fluid. There is no false low. वैसे ही IVC less than 9 indicates significant hypovolemia. And it is positional dependent also. So it is smaller in left lateral position, larger in right lateral position due to gravity. तो हम जब ये IVC चेक करते हैं तो वो पेशेंट हमेशा सुपाइन पोजिशन में होना चाहिए. अगर आप प्रॉप्ट अप में कर रहे हो कि समझो 30 डिग्री पे, तो उससे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं है. बट देन एवरी टाइम व्हेन यू अभी बोला फिर 4 घंटे बाद 8 घंटे बाद, एवरी टाइम द पोजीशन शुड बी सेम. तो उससे अच्छा है कि वी कीप देम इन सुपाइन पोजीशन. सो आवर एवरीबडी गिव्स द आवर बेसलाइन इज सेट एट द सेम लेवल. ठीक है. फिर इंट्राथोरेसिक प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन क्रिएट्स नेगेटिव फोर्स इन द थोरेसिक कैविटी. ठीक है. तो इंस्पिरेशन डिक्रीजेस इंट्राथोरेसिक प्रेशर वाइल इंक्रीजिंग एब्डोमिनल प्रेशर एंड लोअरिंग द राइट एट्रियल प्रेशर. तो उससे क्या होगा? दिस प्रेशर ग्रेडियंट्स एक्सिलरेट द ब्लड फ्रॉम आईवीसी टू द राइट एट्रियम. आईवीसी एक तरह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, लंग में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा थोरेक्स में, तो आईवीसी स्क्वीज होगी और सारा ब्लड राइट एट्रियम में आएगा स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग में. ठीक है. विच डिक्रीज द आईवीसी डायमीटर एंड टेम्पररीली इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम. तो ज़्यादा ब्लड आएगा तो दूसरी तरफ से निकलेगा भी ज़्यादा. ठीक है. फिर एक्सेलेशन में क्या होगा? राइजिंग इंट्राथोरेसिक. एक्सेलेशन में जो ज़्यादा नेगेटिव हो गया था वो वापस जीरो पे आता है, तो एक तरह से रिलेटिवली इट बिकम्स पॉजिटिव. तो पॉजिटिव प्रेशर होगा इंट्राथोरेसिक प्रेशर. इट रिड्यूसेस वीनस रिटर्न कॉजिंग आईवीसी डायमीटर टू इंक्रीज. प्रेशर ग्रेडियंट जो था एब्डोमेन से थोरेसिक कैविटी का वो कम हो गया, तो ब्लड आना भी कम हो गया, तो आईवीसी डिस्टेंड हो गई. ठीक है. तो इंस्पिरेशन में कोलैप्स होती है, एक्सपिरेशन में डिस्टेंड होती है. उसी को हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं कि भाई इंस्पिरेशन में मिनिमम कितनी थी और मैक्सिमम कितनी थी. मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट में क्या होता है? पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर जो होता है इट एलिवेट्स इंट्राथोरेसिक प्रेशर. तो जो हमारा स्पॉन्टेनियस का डिस्कशन था उसका उल्टा होता है कि स्पॉन्टेनियस में तो नेगेटिव था इंस्पिरेशन, पॉजिटिव प्रेशर में इंस्पिरेशन इज पॉजिटिव. उसमें थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ता है तो वीनस रिटर्न कम होता है और आईवीसी डिस्टेंड होती है, और एक्सपिरेशन में उसका उल्टा होता है. तो सेम वेरिएबिलिटी हैपन्स इन पॉजिटिव प्रेशर एक्सेप्ट दैट इट इज इन द रिवर्स, द फेजेस आर रिवर्स्ड. ठीक है. सो वी आर क्लियर ऑन दिस. इसीलिए वेरिएबिलिटी देखते हैं. वेरिएबिलिटी इज बेसिकली चेंज इन द डायमीटर विथ रेस्पिरेशन. इट कैन बी स्पॉन्टेनियस और इट कैन बी पॉजिटिव प्रेशर. IVC collapse may appear exaggerated during forceful inspiration. If you are voluntarily सांस ले रहे हो, कोई हाइपोक्सिक है और जोर जोर से साई कर रहा है ऐसे, तो IVC कोलैप्स, इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी ज़्यादा नेगेटिव हुआ तो IVC भी ज़्यादा कोलैप्स होगी, है ना. इफ द पेशेंट्स वेंटिलेशन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस एफर्ट्स एंड हाइपोक्सिया, द IVC कोलैप्स में अपीयर मोर प्रोमिनेंट. और COPD एक्सासर्बेशन हो गया, एज दिस कंडीशंस एनहांस वीनस रिटर्न थ्रू इंक्रीज नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर. सो वी आर क्लियर ऑन दिस. कौन है भाई? म्यूट करो भाई. तो पॉजिटिव प्रेशर वाले में वेरिएबिलिटी तो नहीं देख पाएंगे ना. पॉजिटिव प्रेशर वाले में देखो उसका नाम अलग है ना. यू कॉल इट डिस्टेंसिबिलिटी. नाम ही अलग है, बट वेरिएबिलिटी उतनी दिखती, मतलब उतना. सो द कट ऑफ्स आर आल्सो डिफरेंट. सो वी विल गो फॉरवर्ड एंड वी विल रीच दैट स्लाइड वेयर वी डिस्कस कि कोलैप्सिबिलिटी क्या है और डिस्टेंसिबिलिटी क्या है ना. बट सो फार यू आर ऑल क्लियर ऑन वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड. फिर आता है कि भाई इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का क्या इन्फ्लुएंस होता है. सो व्हेन द आईवीसी ट्रांसम्यूरल प्रेशर एक्सीड्स क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर इन द सब डायफ्रामेटिक, मतलब कि एब्डोमिनल रीजन में आईवीसी रिमेन्स पेटेंट. ट्रांसम्यूरल प्रेशर जो है वो क्लोजिंग प्रेशर से ज़्यादा है तो आईवीसी ओपन रहेगी. एब्डोमिनल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाता है फॉर वेरियस रीजन, असाइटिस हो गया या कुछ कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, ब्लीडिंग हो गया, हीमोपेरिटोनियम, न्यूमोपेरिटोनियम, आइलियस, वट एवर, इफ इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर तो इट कैन कोलैप्स द आईवीसी. तो देन इट बिकम्स ट्रिकी टू रिलाई ऑन आईवीसी. दूसरा कि क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर, हाँ तो ये, सो वी हैव कवर दैट. बोथ इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर एंड वॉलेमिक स्टेटस इन्फ्लुएंस वीनस रिटर्न ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जो हाइपोवॉलेमिक है ऑलरेडी
उसमें वो वेरिएबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर पहले से ही ज़्यादा है और पेशेंट भी हाइपोवोलेमिक है तो देन इट विल चिंक इवन फर्दर। ठीक है। कार्डियक फंक्शन एंड आईवीसी डायनेमिक्स। सो कार्डियक साइकिल में क्या, आईवीसी वॉल मूवमेंट्स मिरर द राइट एट्रियल डायनामिक्स, क्योंकि वो उसी के साथ कंटिन्यूएशन में है, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्डियक साइकिल, राइट हार्ट फंक्शन एंड रिदम। ड्यूरिंग साइनस रिदम आईवीसी डायमीटर पीक्स इन प्री सिस्टोलिक एंड सिस्टोलिक फेजेस। एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया तो फिर आईवीसी की फिलिंग पैटर्न भी चेंज हो जाती है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो गया तो भी चेंज हो जाती है, या राइट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है तो भी हो जाती है ना, वो सब सब्सिक्वेंटली आएगा। IVC inspiratory collapse with normal intrathoracic pressure indicates right heart's capacity to reduce right atrial pressure. And IVC diameter and central venous pressure have a curvilinear relation. इसमें नीचे दिखाया है. And initially steep before plateauing at higher pressures. The acute circulatory failure, in acute circulatory failure, IVC diameter changes reflect remaining venous compliance and cardiac reserve. ये सब है if the heart is in normal sinus rhythm and RA and RV are normal. Now we come to the technique. तो एक तो पहले होता है कि कौन सा प्रोब लेंगे आप। यूज़ अ लो फ्रीक्वेंसी कॉन्वेक्स प्रोब, जो आपका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड वाला जो होता है वो, या तो यूज़ फेस्ड एरे प्रोब जो आपका एको वाला होता है, बिकॉज दे आर बोथ लो फ्रीक्वेंसी, दे कैन शो यू डीपर स्ट्रक्चर विथ लेस रेजोल्यूशन। विजुअलाइजेशन अप्रोच क्या होता है कि सबकोस्टल व्यू विथ लॉन्जिट्यूडनल स्कैन इज द बेस्ट प्रीफर्ड अप्रोच। आपका जो प्रोब का मार्कर है वो 12 o'clock पे रहेगा और आप सबकोस्टली देखोगे जस्ट ज़िफिस्टर्नम के नीचे से। ठीक है। उसमें आपको देखना क्या है, वीनो एट्रियल जंक्शन देखना है कि आईवीसी जहाँ पे एट्रिया में अटैच हो रही है, और राइट एट्रियम देखना है। ऐसा व्यू आपको जनरेट करना है, वो हमारे आगे के एग्जाम्पल्स में आएगा। इफ़ इट इज़ अनअवेलेबल देन यूज़ कोरोनल ट्रांसहिपेटिक स्कैन। हम ट्रांसहिपेटिक स्कैन भी करते हैं कभी कभी, अगर लेप्रोटोमी हुई है या वहाँ पे कुछ डिस्टेंडेड स्टमक है एंड यू आर नॉट एबल टू पुट प्रोब इन द ज़िफिस्टर्नम, बिलो द ज़िफिस्टर्नम, यू लुक एट द आईवीसी थ्रू द लीवर। तो वो आप एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे रफली रखते हो या उसके जस्ट थोड़ा और मिडल की तरफ, बिटवीन एंटीरियर एंड मिडल एक्सिलरी लाइन, एंड यू लुक एट द आईवीसी फ्रॉम थ्रू द लीवर। ठीक है, तो वो कोरोनल सेक्शन हो गया। मेजर आईवीसी डायमीटर विद इन 1.5 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द जंक्शन टू आरए। ठीक है, कहीं पे भी नहीं मेजर करना। एंड दो द पोजिशन इज नॉट यूनिवर्सली स्टैंडर्डाइज बट दिस इज व्हाट वी ऑल्सो फॉलो। ठीक है। यूज बी मोड टू आइडेंटिफाई द आईवीसी एंड देन अप्लाई एम मोड। और एम मोड पे आप उसको रेस्पिरेटरी वेरिएशन दिखेंगे आपको ऐसे कम और ज़्यादा होते हुए, सॉसेज शेप्ड वेव फॉर्म यू कैन सी। देन यू फ्रीज इट and you measure the maximum and minimum diameter, and then depending on if the patient is spontaneously breathing or ventilated, you apply the formula and you will get some number and then you will interpret that. That's how we do it. ठीक है। तो डायनेमिक इंडाइसिस है क्या, एक होता है कोलैप्सिबिलिटी इंडेक्स, एक होता है डिस्टेंसिबिलिटी इंडेक्स, एक होता है रेस्पिरेटरी वेरिएशन इंडेक्स, दूसरा होता है एरिया डिस्टेंसिबिलिटी इंडेक्स। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सब दे आर ऑल पब्लिश्ड। ये आप सब करो ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, बट दे आर ऑल पब्लिश्ड एंड वी शुड नो। तो फर्स्ट टू आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, थर्ड एंड फोर्थ यू इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो इन टू फर्दर डेप्थ। कोलैप्सिबिलिटी इंडेक्स में क्या होता है कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इंटू 100। ठीक है, मतलब उसके डिनोमिनेटर में मैक्सिमम आता है। दिस इज यूज फॉर स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग पेशेंट। अब क्यों है ऐसा मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोलैप्सिबिलिटी इंडेक्स में स्पॉन्टेनियस में पेशेंट का डायमीटर समझो कि मैक्सिमम इज 2 सेंटीमीटर एंड मिनिमम इज 1 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बिकम 1/2, दैट इज 50%। अगर पेशेंट की आईवीसी बहुत हाइपर वेंटिलेट कर रहा है और एकदम ही चिपक रही है, सो द मिनिमम डायमीटर बिकम्स 0, सो 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट बिकम्स 1, सो 100% कोलैप्सिबिलिटी इंडेक्स इज 100%. So since the spontaneous respiration is not controlled one and patient's respiratory efforts are different, the cutoff is higher. तो उसका cutoff generally 40 to 50% होता है. If you want to say that this patient is fluid responsive, the patient is spontaneously breathing, you apply the first formula and the cutoff has to be more than 50%. Then only I will take it seriously. अभी दूसरा देखो डिस्टेंसिबिलिटी इंडेक्स, उसमें आता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मिनिमम।
उसका डिनोमिनेटर मिनिमम है, वो क्योंकि मिनिमम 0 भी हुआ तो वो नीचे 0 आ जाएगा. सो दैट इज नॉट व्हाट वी डू, इज वी टेक मीन इन द डिनोमिनेटर. बट इसका वैल्यू मैकेनिकली वेंटिलेटेड में है और इसका कट ऑफ इज 18 to 20%. सो द कट ऑफ नंबर इज ऑल्सो डिफरेंट एंड द फॉर्मूला इज ऑल्सो डिफरेंट. फिर जो वेरिएबिलिटी इंडेक्स और डिस्टेंसिबिलिटी इंडेक्स आई डोंट प्रैक्टिस पर्सनली एंड इट विल जस्ट कॉम्प्लिकेट, बट यू कैन सी दैट एंड यू कैन डू योर कैलकुलेशन इफ यू आर इंटरेस्टेड. अभी क्या आता है कि भाई इंडेक्स्ड आईवीसी मेजरमेंट. इसमें क्या करते हैं, इंडेक्स का मतलब है कोई भी पैरामीटर को आप बॉडी सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो तो जो भी नंबर आएगा दैट विल बी पर स्क्वायर मीटर बॉडी सरफेस एरिया. सो फॉर 80 किलो पेशेंट, 60 किलो पेशेंट, 40 किलो पेशेंट, 100 किलो पेशेंट इंडेक्स कर दो तो दैट नंबर कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. तो दैट इज समथिंग कि इंडेक्स भी कर सकते हो आप. एडवांस डॉपलर टेक्निक में क्या है, इको कलर एंड पल्स वेव डॉपलर आर एडिशनल डायग्नोस्टिक वैल्यू. कि अगर स्टीनोसिस है, थ्रोम्बोसिस है, कुछ एनोमलीज है. पेशेंट रिलेटेड लिमिटेशंस, ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी कैन सिग्निफिकेंटली इम्पेयर योर इमेज एक्विजिशन एंड मेजरमेंट एक्यूरेसी ड्यूरिंग आईवीसी. एंड मेजरमेंट चैलेंज में एम मोड डालना इज़ अ प्रॉब्लम. इंटर ऑब्जर्वर वेरिएबिलिटी भी होती है, थोड़ा सा भी प्रो आपने इधर उधर कर दिया. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट बोथ द वॉल्स ऑफ आईवीसी आर सीन वेरी वेल. जो थिक वाइट वॉल दिखती है वो अच्छे से आउटलाइन दिखती रहे इवन ड्यूरिंग एम मोड. इफ दैट थिक वॉल इज गोइंग अवे दैट मीन्स योर प्रोब का एंगल थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तो देन योर इंफॉर्मेशन बिकम लिमिटेड. तो टेक्निकल लिमिटेशन क्या आती है, ओबीस पेशेंट्स, रिसेंटली लेप्रोटोमी हुई है, पुअर एको विंडो, इससे प्रॉब्लम होती है. मेजरमेंट एरर, अगर प्रोब का अलाइनमेंट गलत है, लेटरल डिविएशन ऑफ आईवीसी ड्यू टू प्रोब प्रेशर कैन गिव यू फॉल्स रिजल्ट. वेंटिलेटर में हाई पीप पे है, लो टाइडल, ये सब जो चेंजेस है इसके लिए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम समझो 10 ml पर केजी है प्रेडिक्टेड वॉल्यूम. आप ARDS में लो टाइडल वॉल्यूम देते हो तो दैट चेंज दैट यू आर एक्सपेक्टिंग विल ऑल्सो बी लो, जो कार्डियक आउटपुट वाला चेंज है. देन यू मे नॉट गेट दैट डिजायर्ड नंबर टू क्वालिफाई द पेशेंट एज फ्लूइड रिस्पॉन्सिव और नॉट रिस्पॉन्सिव. या पीप पहले से ही ज़्यादा है तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर पहले से ही ज़्यादा है, so then also the IVC will remain more distended than not, and that also will affect your result. So you need to be aware about all these limitations. False negative क्या आते हैं कि भाई मैकेनिकल वेंटिलेशन विथ हाई पीप है तो इट विल रिमेन डिस्टेंडेड, तो वो जो नंबर है वो कम आएगा 18 से या 20 से. सो देन इट्स अ प्रॉब्लम. तो वो अपने को पहले से ही पता होना चाहिए कि दिस लिमिटेशन इज देयर फॉर आवर पर्टिकुलर पेशेंट. शैलो ब्रीदिंग है, स्मॉल इंट्राथोरेसिक प्रेशर चेंजेस मे प्रोड्यूस एब्सेंट कोलेप्सिबिलिटी डिस्पाइट फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस. है ना कि कुछ ऐसे COPD वाले या ऐसे पेशेंट एग्जैसर्बेशन में कभी कभी दे ब्रीथ वेरी शैलो ऑल्सो, या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है. लंग हाइपर इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ ऑटोपीप साइमल्टेनियसली रिड्यूसिस वीनस रिटर्न एंड इंड्यूसिस IVC डिस्टेंशन, क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ता जाता है विच मिमिक्स फ्लूइड अनरिस्पॉन्सिवनेस. आपको लगेगा कि IVC डिस्टेंडेड है, उतनी वेरिएबिलिटी नहीं है, बट दैट पेशेंट में स्टिल बी फ्लूइड रिस्पॉन्सिव. कार्डियक कंडीशन लाइक RV डिस्फंक्शन, सीवियर TR, RV इन्फाक्ट, टेम्पोनाड कैन ऑल प्रोड्यूस IVC प्लेथोरा. उसमें भी IVC डिस्टेंडेड होगी क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही बंद है या ब्लॉक्ड है पार्शियली. सो देन इट विल लीड टू प्लेथोरिक IVC, है ना. तो दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन. फॉल्स पॉजिटिव कब आएंगे, मतलब आपको लगेगा कि फ्लूइड रिस्पॉन्सिव है पर है नहीं. Abdominal pressure increased. तो वी विल गो वन बाय वन, है ना. चार है इसमें. असिस्टेड वेंटिलेशन, सो अनप्रेडिक्टेबल इंस्पिरेटरी एफर्ट मेक्स IVC वेरिएशन इनकंसिस्टेंटली रिलेटेड टू. अगर कोई ऐसे बीच बीच में आपने SIMV पे रखा है, प्रेशर सपोर्ट पे रखा है, देन टाइडल वॉल्यूम विल बी डिफरेंट इन ईच ब्रेथ. कभी कंट्रोल्ड होगी, कभी स्पॉन्टेनियस होगी. सो इन सच मोड्स ऑन NIV, if the tidal volume is varying, your change in IVC caliber will also vary. So जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो, अगर आप अभी लगाओ और 2 मिनट बाद लगाओ तो योर नंबर्स में भी डिफरेंट. सो देन इट इज़ नॉट वेरी रिलायबल. ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हो, कभी कभी NIV पे 500-600 ml भी ले रहा होता है पेशेंट. सो देन इट विल शो मोर प्रोनाउंस्ड वेरिएशन विच मे नॉट बी एक्चुअली द केस. सो इट इज़ फॉल्स पॉजिटिव. एक्सेसिव इंस्पिरेटरी एफर्ट, हाइपोक्सिक पेशेंट कभी कभी एक्सेसिव इंस्पिरेटरी एफर्ट्स, डीप साइज, ये सब पेशेंट में भी इट विल अपीयर मोर कोलैप्स देन इट एक्चुअली इज. एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फोर्स्ड एक्सपिरेशन कॉजिंग एक्सपिरेटरी कोलैप्स may mimic inspiratory collapsible pattern.
एंड एक्सटर्नल कंप्रेशन विथ मासिस में क्रिएट आर्टिफिशियल नैरोइंग. मासिस एक्सटर्नल कंप्रेशन फॉर एनी रीजन, उसमें सब कुछ आ गया, ट्यूमर आ गया, फ्लूइड आ गया, ब्लड आ गया, बॉवेल इटसेल्फ, है ना. सो दीज विल क्रिएट फॉल्स पॉजिटिव्स. अभी एविडेंस क्या है? तो अभी तक आप थोड़े पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो कि आईवीसी के लिए आपको क्या लगता है? मतलब ये सब फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव लिमिटेशन देख के ऐसा लगता है ना कि इतनी काम की चीज़ नहीं है. अब एविडेंस दिखाऊंगा तो यू विल बिकम इवन मोर नेगेटिव, है ना. बढ़ती जा रही है आईवीसी. देखो एविडेंस में ये जो है 2004 वाले हैं, 2014 वाले हैं, 2018 वाले हैं, दे हैव ऑल टेकन डिफरेंट कट ऑफ्स एज अ डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यू. ठीक है. और नंबर देखो तो 23, 39, 44, तो ये सारे बहुत स्मॉल ग्रुप्स है. ये जो है एक विग्नॉन, इसका 540 पेशेंट का मिक्स्ड शॉक पेशेंट का ग्रुप है. ये थोड़ा फिर भी रीजनेबल है, ये सब 20-30 के सामने. इन्होंने 8% का लिया था डिस्टेंसिबिलिटी इंडेक्स, मोर देन 8% का कट ऑफ लिया था. उसकी सेंसिटिविटी देखो 55%, स्पेसिफिसिटी 70%. मतलब कि सेंसिटिविटी में तो इट इज़ लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन, एंड स्पेसिफिसिटी में अ लिटिल बेटर. पर ऐसा वुड यू वांट योर पेशेंट टू रिलाई ऑन सच टेस्ट कि ये करके मैं फ्लूइड दूँ या नहीं दूँ, है ना. तो और नेगेटिव हो गए ना. देखो अभी सो वी विल गो इनटू अ बिट मोर अबाउट दैट स्टडी. सो दे टुक 540 पेशेंट्स. They had realistic conditions. This is 66% patients were on lung protective ventilation with low tidal volume, reflecting typical ICU practice. The results show limited utility, जो हमने बात किया कि limited sensitivity, limited specificity. So authors ने क्या conclude किया कि these parameters cannot replace clinical judgment in fluid administration decision, है ना. कि ये so जो कि हम करते ही है. मतलब नॉन वेंटिलेटेड पेशेंट में भी कुछ डिस्कस करते हैं. तो ये 2012 वाली है और 2015 वाली है. एक 40 पेशेंट की है, एक 59 पेशेंट्स की है. तो इन्होंने इनका कट ऑफ एक में 40% था, एक में 42% था. ठीक है. तो उसमें देखो ये मूलर वाले में सेंसिटिविटी वॉज 70, स्पेसिफिसिटी वॉज 80, फेलिंग टू रीच अ रिलायबिलिटी थ्रेशोल्ड ऑफ 0.75 कंसिस्टेंटली. ऑल पेशेंट्स रिसीव 500 मिनट फ्लूइड चैलेंज, 500 फ्लूइड चैलेंज ओवर 15 मिनट्स. दूसरी जो स्टडी है उसमें उन्होंने 97% of specificity. पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू 90%, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 59%. फ्लूइड रिस्पॉन्डर्स डिफाइंड एज कार्डियक इंडेक्स इंक्रीज बाय मोर देन 50% आफ्टर बोलस. तो इसका मतलब ये है कि कोलैप्सिबिलिटी इज अ बिट मोर रिलायबल. अगर वो 40 या 50% के आप कट ऑफ को अच्छा खासा कोलैप्स हो रहा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो. सिंगल वैल्यू इज जनरली नॉट रिलायबल. यू हैव टू टेक मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड उसको फॉर्मूला में डाल के, और वो स्पॉन्टेनियस है कि वेंटिलेटेड है एंड असिस्टेड वेंटिलेशन में नहीं करना है. ये सब के उसमें से गुजरते हुए अगर आप निकल पाओ तो आपके पास कुछ नंबर आएगा, एंड बेस्ड ऑन दैट इट इज़ अ बिट मोर रिलायबल. हाउएवर इट बिकम्स इंक्रीजिंगली अनरिलायबल विथ इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट एंड एब्डोमिनल प्रेशर मोर देन 12. तो अभी एब्डोमिनल प्रेशर मोर देन 10 आपको कैसे पता चलेगा? तो वी डोंट मेजर इट रूटीनली, बट एटलीस्ट यू कैन पाल्पेट. तो इस सब का एंड पॉइंट बना के क्या आ रहा है कि भाई आपको पेशेंट को हाथ तो लगाना ही पड़ेगा, है ना. यू लुक एट द पेरिफेरी, यू ऑस्कल्टेट द चेस्ट, यू लुक एट द एब्डोमेन, टच द एब्डोमेन, पाल्पेट, परकस, जो भी करना है वो. सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो करना ही है. जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स वी कैन नॉट कम टू एनी एक्शनेबल कंक्लूजन. ठीक है. अभी नॉन वेंटिलेटर पेशेंट में क्या है, तो आईवीसी लेस देन 2.1 है, उसका मतलब है कि मोर देन 50% पेशेंट हैव रेस्पिरेटरी कोलैप्स. इट सजेस्ट यूवोलेमिया और हाइपोवोलेमिया. हाई कोलैप्सिबिलिटी स्ट्रांगली प्रेडिक्ट्स फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस. इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सीवीपी ऑफ 0 to 5. 0 to 5 इज नॉर्मल एंड नॉर्मल इज फ्लूइड रिस्पॉन्सिव, है ना. वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉक, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉक. इवन आईवीसी सीवीपी भी जैसे नॉर्मल 0 to है, वैसे आईवीसी भी नॉर्मली कोलैप्सिंग मिलेगी और स्मॉल साइज की मिल सकती है. तो दैट डज नॉट मीन कि सबको हम फ्लूइड दे. इट इज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉक. एलिवेटेड आईवीसी मोर देन 2.5 सेंटीमीटर विथ लेस देन 50% कोलैप्स सजेस्ट हाइपरवोलेमिया और राइट हार्ट डिसफंक्शन. जो सारे उसके प्लेथोरिक आईवीसी के कॉजेस हैं वो आ सकते हैं उसमें. लो कोलैप्सिबिलिटी कैन नॉट रिलायबली एक्सक्लूड फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सीवीपी ऑफ 10 to 20. ठीक है. तो इसका मतलब ये है, जो हम सीवीपी में भी बात कर रहे थे कि लो आईवीसी और हाईली कोलैप्सिबल आईवीसी इंडिकेट्स फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस. हाउएवर लेस कोलैप्सिबल और डिस्टेंडेड आईवीसी डज नॉट मीन पेशेंट इज हाइपरवोलेमिक.
पेशेंट कैन स्टिल बी फ्लूइड रिस्पॉन्सिव, है ना। तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। अभी ये ऐसा रफ कोरिलेशन है जो कहीं पब्लिश हुआ था कि आईवीसी लेस देन 1.5 है एंड मोर देन 50% कोलेप्सिबल, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सीवीपी ऑफ 0 to 5. आईवीसी 1.5 to 2.5 है विथ मोर देन 50, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 6 to 10. आईवीसी 1.5 to 2.5 है सेम विथ लेस कोलेप्सिबिलिटी, देन इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 11 to 15. आईवीसी बहुत ही प्लेथोरिक है विथ लेस कोलेप्स, तो सीवीपी और ज़्यादा है. आईवीसी 2.5 से ज़्यादा है और कुछ चेंज भी नहीं है, तो दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू सीवीपी ऑफ मोर देन 20. हाउएवर जो सीवीपी की लिमिटेशन है वो यहाँ पे भी है ना. सारे हार्ट के वाल्व, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी सर्कुलेशन, एलवी का कॉम्प्लायंस, सब कुछ इसमें आपको कंसिडर करना पड़ेगा. तो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते थे जो पहले वो डायमीटर बता के सीवीपी बताते थे, दैट वाज प्रोबेबली समथिंग बेस्ड ऑन सच पब्लिकेशन. तो मुझे तो सीवीपी के भी नंबर में इंटरेस्ट नहीं है और आईवीसी के भी नंबर में नहीं है. मुझे तो मेरा क्वेश्चन तो है कि फ्लूइड दूँ कि नहीं दूँ, है ना. तो वो इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाता. फिर इन्होंने मेटा एनालिसिस किया, 17 स्टडीज विथ 533 पेशेंट्स. तो क्या आया कि ब्रीदिंग मशीन जो वेंटिलेटर वाले हैं उसमें थोड़ा बेटर एक्यूरेसी आई देन दोज ब्रीदिंग और देयर ओन, बट दिस हैज़ लिमिटेड यूजफुलनेस बिकॉज इट मिसिस टू मैनी केसेस एंड समटाइम्स गिव्स रॉन्ग रिजल्ट. तो ऐसा कंक्लूजन देखो तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है. पर ये ऐसा है कि भाई आईवीसी से आपकी मॉर्टेलिटी बढ़ती है क्या? आईवीसी मेजरमेंट से मॉर्टेलिटी कम होती है क्या? तो इट इज़ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कि कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट से मॉर्टेलिटी कैसे कम होगी. मॉर्टेलिटी विल इम्प्रूव बेस्ड ऑन योर इंटरवेंशन. तो आईवीसी से ज़्यादा आईवीसी चेक करने वाले का दिमाग ज़्यादा यूजफुल है ना. सिमिलरली पीए लाइन का भी ऐसा डेटा आया था कि पीए लाइन लीड्स टू मॉर्टेलिटी, पीए कैथेटर. तो पीए कैथेटर डज नॉट लीड टू मॉर्टेलिटी. उसका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हुआ अगर, दैट लीड्स टू मॉर्टेलिटी. और एनी हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग इफ इट इज़ नॉट यूज्ड प्रॉपरली, दैट लीड्स टू change in or worsening mortality. So it is actually us who has to interpret in the right context, है ना. हाई पीप, और वो भी हमने डिस्कस किया कि हाई पीप से प्लेथोरिक हो जाएगी, लो टाइडल वॉल्यूम से वेरिएशन कम हो जाएगा. सो आइदर वे भी ऐसा नहीं कि इससे यूजलेस हो जाएगा, बट अपने को पता हो कि ये लिमिटेशन है इसकी इस पर्टिकुलर केस में, देन वी इंटरप्रिट विद दैट कॉशन इन माइंड. असिस्टेड वेंटिलेशन में क्या है कि भाई मिक्स प्रेशर डायनामिक्स होते हैं, कम ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है. वैलिडेशन का भी गैप है कि कुछ, क्योंकि पेशेंट ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो हाउ डू यू कंडक्ट ट्रायल ऑन दैट. सो इट इज़ नॉट वैलिडेटेड. एनआईवी एंड सीपैप भी उसी में आते हैं कि कभी टाइडल वॉल्यूम कम ज़्यादा हुआ तो वेरिएबिलिटी भी कम ज़्यादा होगी. वेरिएबल रेस्पिरेटरी पैटर्न, ब्रीदिंग डेप्थ कम ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है. उसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों ही आ जाते हैं. सीओपीडी एस्थमा का वो है जो ऑटोपीप वाला है, उससे भी प्लेथोरिक हो जाती है क्योंकि वीनस रिटर्न ही कम कर देती है. क्रॉनिक आरवी डिसफंक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द सेम रीजंस जो पहले बात किया. टीआर भी वही है, राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट भी वही है. कार्डियक टेम्पोनर्ड में क्या प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा अलग है. कार्डियक टेम्पोनर्ड में क्या होता है कि हार्ट के सराउंडिंग पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है. इट इज़ द रैपिडिटी ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर रादर देन द वॉल्यूम. प्रेशर एकदम से बढ़ गया, वो फ्लूइड का कितना भी वॉल्यूम हो, तो अगर वो प्रेशर आपके सीवीपी से भी बढ़ गया तो सीवीपी वाला ब्लड अंदर ही नहीं आ पाएगा, विच विल लीड टू शॉक. अंदर ही नहीं आएगा तो बाहर भी नहीं निकलेगा. तो कार्डियक टेम्पोनर्ड में देर इज इम्पीडेड कार्डियक फिलिंग बिकॉज ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड विच लीड्स टू वीनस कंजेशन विच लीड्स टू प्लेथोरिक आईवीसी एंड मिसलीडिंग इंटरव्यू. इसके ट्रायड में रेस्ड जेवीपी भी होता है विच इज़ इक्विवेलेंट टू डिस्टेंडेड आईवीसी, है ना. वो तो वैसे भी दिखेगा आपको. तो अगर इसका सबका सॉल्यूशन क्या है कि जब आप आईवीसी देखो तो थोड़ा प्रोब इधर उधर करके हार्ट भी देखो, पेरिकार्डियम भी देखो, लंग्स भी देखो. न्यूमोथोरेक्स तो नहीं हो गया है, वेंटी सेटिंग्स भी देखो, है ना. इसका सॉल्यूशन ये नहीं कि ये यूजलेस है. इसका सॉल्यूशन ये है कि यू टेक इनटू अकाउंट मेनी पैरामीटर्स, क्लिनिकल एज वेल एज योर एकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग. जस्ट आईवीसी देखना इज नॉट सफिशिएंट, but it is still necessary. Abdominal pressure also we have discussed. ECMO cannula, ECMO वाले पेशेंट को क्या होता है कि भाई
cannula can occupy up to half of the IVC diameter. तो लिमिटिंग द नेचुरल डायनेमिक्स ऑफ द वेसल, तो पूरी कोलैप्स हो ही नहीं पाएगी वो कैन्यूला की वजह से, तो फिर वो आपको पता होना चाहिए है ना। तो लॉस ऑफ रिलायबिलिटी मतलब इट लीड्स टू लॉस ऑफ रिलायबिलिटी। अब एडवांटेज क्या है, जो हमने पहले बात किया था कि नॉन इन्वेजिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इजीली एक्सेसिबल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, बट विद ऑल दिस लिमिटेशन, ऐसे बड़ा थैला उठा के आप जा रहे हो और सारा उसका बोझ लेके सब जगह पे जा रहे हो और यू अप्लाई एवरीथिंग एंड देन यू कम आउट विद अ, जब आप मुझे फ़ोन करो तो मैं सोचता हूँ कि आप ये सब करके मुझे बताओ तो फिर आप भी जो आपका सॉल्यूशन है वही मेरा सॉल्यूशन हो। काफ़ी चीज़ें तो मैं फ़ोन पे नहीं देख सकता, तो बट वी ऑल शुड नो दिस एंड वी शुड अप्लाई दिस इन आवर प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि कब आप उसको यूज़ करो कि ऑप्टिमल सिनारियो हो, जो रिलायबल होने की कंडीशंस है वो, कंट्रोल वेंटिलेशन पे हो, विदाउट रेस्पिरेटरी एफर्ट, टाइडल वॉल्यूम 8 ml से ज़्यादा हो, है ना, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नॉर्मल हो और राइट हार्ट का फंक्शन नॉर्मल हो। इतनी तो चीज़ें एटलीस्ट होनी चाहिए फॉर यू टू इंटरप्रेट आईवीसी एट इट्स फेस वैल्यू, कि जो है वही है, ठीक है। तो फिर अपने आईसीयू पेशेंट में ये सब कुछ हो, ऐसे पेशेंट कितने होते हैं, 10%। सो इसलिए इट हैज़ लिमिटेड अवेलेबिलिटी। ओनली 9.3% ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस आर बेस्ड ऑन एको पैरामीटर्स, ओनली 9.3। 57.3% of ICU fluid decisions are usually use any hemodynamic variable to predict। खाली मतलब 9% में एको होता है, 50% में तो कुछ भी पैरामीटर यूज होते हैं, 40% में तो ऐसे ही जो उसका क्लिनिकल वो जो फील है ट्रीटिंग डॉक्टर का कि इसको थोड़ा लेसिक्स लगा देते हैं, इसको थोड़ा बोलस दे देते हैं, या बोलस दे के लेसिक्स लगा देते हैं, तो हो रहा है जब भी हमारे या हरीश तिवारी जी के साथ अल्ब्यूमिन और लेसिक्स लगा देते हैं, तो वो 40% में वो होता है। हाउएवर लेस देन हाफ ऑफ द आईसीयू पेशेंट्स मीट ऑल द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल आईवीसी असेसमेंट। तो आपके जो पेशेंट है वो भी ऑप्टिमम नहीं है ना कि जो सारे उसमें फुलफिल करें। चलो अब थोड़े एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, कैसा है ये बताओ, क्या लगता है आपको। दिस इज अ, देखो इसकी ब्रीदिंग पैटर्न से लग रहा है कि ये पेशेंट मैकेनिकली वेंटिलेटेड है, ठीक है। व्हाट डू यू सी, वो जो ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज योर हिपेटिक वेन। इन द एम मोड यू कैन सी कि द कोलेप्स 1.89 1.49, पर 1.49 जहाँ पे लिया है 2 नंबर वाला, उसमें उसकी थिक वॉल जो थी वो इट हैज लीड टू लॉस इन द थिक वॉल, सो इट इज़ नॉट वेरी एक्यूरेट, बट फ्रॉम आई बॉलिंग यू कैन से कि उसमें कुछ खास कोलेप्सिबिलिटी है ही नहीं। तो दिस पेशेंट इज लाइकली टू बी वॉल्यूम अनरिस्पॉन्सिव, है ना। इसका और जो जो कारण है प्लेथोरिक आईवीसी के वो हमें इसमें रूल आउट करने पड़ेंगे। फिर अगला वाला ये देखो, इसमें आईवीसी दिख रही है, दिख रही है, एकदम चिपक गई है ना। यहाँ पे एम मोड में दिख रही है ना, वो उसी का एम मोड है, ठीक है। ये पेशेंट वेंटिलेटर पे है, पीआरवीसी पे लिखा है उसमें मैंने, तो उसका 0.92 0.59 0.43, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा। फ्लूइड रिस्पॉन्सिव रह रहा है पेशेंट, ये पेशेंट फ्लूइड रिस्पॉन्सिव है। आईवीसी लेस देन 0.9 इटसेल्फ मींस कि पेशेंट फ्लूइड रिस्पॉन्सिव है। यू मे नॉट गेट, इसमें तो मिलेगी अगर फॉर्मूला में डालेंगे 0.9 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.4, तो 0.5 बाई 0.4, तो 100 से भी ज़्यादा आएगा उसका जवाब। तो आपका तो कट ऑफ 18 या ऐसा कुछ है। सो दिस पेशेंट इज फ्लूइड रिस्पॉन्सिव, है ना। योर फॉर्मूला विल डिफर बेस्ड ऑन विच स्पॉन्टेनियस और विच काइंड ऑफ वेंटिलेशन पेशेंट इज रिसीविंग। इसमें क्या बोलते हो, इसमें वेरिएबिलिटी दिख रही है आपको आईवीसी में। हाँ। ये क्यों दिख रही है वेरिएबिलिटी, ये पेशेंट रिस्पॉन्सिव है फ्लूइड की अनरिस्पॉन्सिव है। पीआरवीसी पे सीडेटेड पैरालाइज्ड है, इसको वेरिएबल मानेंगे कि नहीं। सर पीआरवीसी पे है ना पेशेंट, तो आईवीसी मतलब उसकी पीआरवीसी पे तो फॉर्मूला अलग होगा वेंटिलेटेड वाला, सीडेटेड पैरालाइज्ड है। टाइडल वॉल्यूम के बारे में नहीं कमेंट किया है, पर ये जो है देखो 1.1 0.8 1.19, कैन दिस बी कॉल्ड एज फ्लूइड रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव। और ये जो इसमें भी दिख रहा है जो आपका एओर्टा, ये एओर्टा है, ठीक है। दिस इज नॉट आईवीसी वेरिएशन। आईवीसी वेरिएशन जो है वो आपका जब ब्रेथ आता है ना, देखो अभी तब जाके वो कुछ चेंज है, तो दैट इज आईवीसी। ये जो बीट टू बीट जो नीचे की वॉल में हो रहा है दैट इज एओर्टिक पल्सेशन।
तो थोड़ा बुद्धि यूज़ करना पड़ता है, मतलब कि भाई इट मे नॉट नेसेसरीली बी कोलेप्सिबल, इट इज़ अ ट्रांसमिटेड पल्सेशन, है ना। अभी ये लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन पे है, पीआरवीसी पे, बताओ इसमें कोलैप्स है 0.99 से लेके 0.24 तक, है ना। सो दिस इज कोलेप्सिबल। इसकी आईवीसी डिस्टेंसिबिलिटी कैसे आएगी, 0.99 माइनस 0.24 डिवाइडेड बाय 0.24, या मैं जो यूज़ करता हूँ तो मैं मीन यूज़ करता हूँ, तो भी आइदर वे वो 18 से तो ज़्यादा ही आएगी। तो दिस पेशेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन, लो टाइडल वॉल्यूम लीड्स टू लेस वेरिएबिलिटी, तो भी इतनी है, तो ये तो अच्छा खासा फ्लूइड रिस्पॉन्सिव है ना। ये बताओ इसमें क्या क्या समझ रहे हैं आप। इसका ब्रीदिंग जर्की है, ये स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पेशेंट, इसने जोर से इंस्पिरेटरी एफर्ट किया इसलिए वो एकदम से चिपक गई, है ना। सो अगर ऐसे जस्ट बेस्ड ऑन दिस यू सी इट लुक्स लाइक इट इज कोलैप्सिबल, हाउएवर दिस पेशेंट इज टेकिंग स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेटरी एफर्ट्स, तो आई डोंट नो वेदर वी कैन से कि ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, बट ये भी एक फैक्टर है जो हम बात कर रहे थे। हाइपोक्सिक होगा, वॉटेवर न्यूरोलॉजिकल केस होगा। इसमें क्या है, पूरी चिपकी हुई है, कोई मोड़ वोड कुछ भी हो, चिपकी हुई आईवीसी या लेस देन 0.9 इज ऑलवेज फ्लूइड रिस्पॉन्सिव, है ना। ये तो एक टेक होम मैसेज है। कार्डियोजेनिक शॉक वाले पेशेंट में भी चिपकी हुई है तो हो सकती है लो पंपिंग हार्ट कैन स्टिल हैव हाइपोवोलेमिक कंडीशन, उसको थोड़ा फ्लूइड तो देना पड़ता है, मतलब ऐसा लेबल लगा के उसको लेसिक सी देते जाए, दैट इज नॉट गुड। तो क्लिनिकल डिसीजन फ्रेमवर्क है ना, ये तो सब तो वी हैव टू हैव इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, हर पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, आईवीसी की क्या लिमिटेशन है वो देखनी है अपने को। मल्टीपल पैरामीटर्स हैव टू बी इंटीग्रेटेड, जिसमें आता है क्लिनिकल, एकोकार्डियोग्राफिक एंड बायोकेमिकल डेटा। रिस्क एंड बेनिफिट एनालिसिस, कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम, समझो मैंने ये देख के फ्लूइड दे दिया तो ओवरलोड से क्या मुझे प्रॉब्लम होगी वर्सेस क्या फ़ायदा होगा, है ना। एआरडीएस वाला पेशेंट है तो मैं 100 ml या 200 ml ही बोलस दूंगा, या पैसिव लेग रेस करके देख लूँगा कि उसी का वॉल्यूम सेल्फ बोलस हो जाए। मॉनिटर रिस्पॉन्स, कि फ्लूइड देने के बाद जो आप चीज़ के लिए वरीड थे, चाहे बीपी है, यूरिन आउटपुट है, या जो भी और कोई साइंस ऑफ शॉक है, वो इम्प्रूव भी हुआ कि नहीं। अगर मैंने आईवीसी देखा और कुछ डिसीजन लिया तो दैट डिसीजन कैन चेंज आफ्टर 4 आवर्स और 8 आवर्स। उसकी आईवीसी कोलैप्सिंग है तो वो पूरे एडमिशन पर आईवीसी कोलैप्सिंग नहीं लेबल लगेगा उस पर, इट कैन चेंज एवरी फ्यू आवर्स। सो वी हैव टू रिपीटेडली, जब भी कोई चीज़ में चेंज आता है तो वी हैव टू रीअसेस कि अगर आउटपुट ड्रॉप हो गया, अगर सब अच्छा आ रहा है तो जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर रही है, पर अगर कुछ नया चेंज आता है तो मुझे नया कुछ इंटरवेंशन करना है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्या है, पैसिव लेग रेजिंग, रिवर्सिबल ऑटो ट्रांसफ्यूजन, उसका बहुत बढ़िया है, देखो 86% सेंसिटिविटी इन स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग पेशेंट। पल्स प्रेशर वेरिएशन, उसके भी बहुत सारे लिमिटेशन है, पैरालाइज होना चाहिए, एरिथमिया नहीं होना चाहिए, बहुत टेकिकार्डिया नहीं होना चाहिए, लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए, बट स्टिल वो भी एक एडिशनल आपको वो मिल सकता है। सुपीरियर वीना केवा वेरिएशन, अब अपने को ये इस पे काम चालू करना है पर इसका एविडेंस लिमिटेड है, बट दैट इज आल्सो वन ऑप्शन। ये सेटिंग होती है हमारे एमएमएस में एसवीसी वेरिएशन की, या पल्स प्रेशर वेरिएशन तो हम देख लेते हैं। एसवीसी तो ये आईवीसी जैसा है, मतलब यू हैव टू लुक इट अल्ट्रासोनोग्राफिकली। स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन एंड पल्स प्रेशर वेरिएशन वो आपको या तो वॉल्यूम व्यू या पीको या ऐसा कुछ है, हमारे जो मिंडर के मॉनिटर्स है उस पे पीपीवी आ सकता है। वो मैं बोल रही हूँ कि वो पीपीवी तो आता है, मैंने ये एसवीसी वेरिएशन नहीं देखा कभी। एसवीसी वेरिएशन तो आपको उससे देखना है, प्रोब से। ओके इट इज लाइक आईवीसी वेरिएशन, ओके। पर स्ट्रोक वॉल्यूम एंड पल्स प्रेशर आर वेरी सिमिलर, वो आपको वेव फॉर्म से एनालिसिस होकर मिलता है। तो यू हैव टू इंटीग्रेट ऑल द फाइंडिंग्स एंड देन यू हैव टू कम टू डिसीजन। तो कंक्लूजन क्या है, इट इज़ अ नुआंस्ड अप्रोच टू आईवीसी अल्ट्रासाउंड। नुआंस्ड मतलब कि बहुत ही ऐसे महीन बोले, या क्या हिंदी में क्या बोले, नुआंस से तो एकदम जरा सा भी आया हुआ, हाँ मतलब एकदम फाइन फाइन, ऐसा कोर्स नहीं, मतलब एकदम महीन, महीन ही सही शब्द है उसके लिए, है ना। इट इज सिंपल एट फर्स्ट ग्लांस बट इट इज कॉम्प्लेक्स इनसाइड, वी ऑल एग्री। द कॉन्टेक्स्ट इज क्रिटिकल, कि हमारा सबका आईवीसी कोलैप्सिंग है बट हम शॉक में नहीं है तो हमें फ्लूइड नहीं देना चाहिए। इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड, कि खाली आईवीसी देख के नहीं पर और भी चीज़ों को इंटीग्रेट करो, पैरामीटर्स को, एंड नो द लिमिटेशंस, कि कब करना कब नहीं करना और क्या लिमिटेशन है, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है।
तो आई होप कि इससे आपके, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इट विल सॉल्व 90% ऑफ योर डाउट्स अबाउट IVC. So I hope we have achieved that. Yes. And